अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू फर्स्ट ईयर, इंशाल्लाह ये गाइडलाइन सुन के आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और ये सारा कुछ जो है ये इस लड़के की वजह से हो रहा है। ये लड़का जो है ये सारा सारा साल मेरी मिन्नतें करता रहता है कि वीडियोस में इसके बना दूं। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपके सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर के अंदर कौन से होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपने किन किन रेफरेंस बुक्स से पढ़ना है और किन किन रेफरेंस बुक्स के बाद आपने उनको पढ़ना कैसे है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। साथ आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सब हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो कि आपके पास इसका टॉपिक हमारा क्या है, तो हाउ टू चूज स्टडी गाइडलाइंस एंड रेफरेंस बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो हमारे पास ना, हम सब्जेक्ट्स की बात कर ली, रेफरेंस बुक्स की बात कर लेंगे और गाइडलाइंस और स्मार्ट स्टडी की ना, तो सब्जेक्ट्स हमारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं अभी। लेकिन ये जो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये अपने आप में ना मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन आप लोग इन मॉन्स्टर्स पे ऐसी ग्रिप कर लोगे कि ये बच्चे बच्चे ना आपको ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है ना आपके पास, वो होता है एनाटमी, जिसके अंदर आपने वो सब पढ़ना होता है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर आपको ग्रॉसली दिख रहा है, या फिर बिल्कुल अंदर जो ना हिस्टोलॉजी भी इसके अंदर होती है, जिसके अंदर बिल्कुल आपने ना सेल के लेवल पे जाके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। दूसरा फिजियोलॉजी, ये जो हम सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसको अंदर आपके पास जो उसकी फंक्शनिंग है उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो सारे वो जो फिजियोलॉजी और एनाटमी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो बना रहे हैं ना, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब आपके पास ना एनाटमी के अंदर आगे फर्दर 4 डिवीजन हो जाती हैं। एक हो जाती है आपके पास जनरल एनाटमी, एक हो जाती है आपके पास हिस्टोलॉजी, एक हो जाती है ग्रॉस एनाटमी और एक हो जाती है आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। तो अब मैं इन चारों का भी बताऊंगा। जनरल एनाटमी के अंदर आपने जनरल चीज़ें पढ़नी है कि किस तरह, यानी टर्म्स से आपको इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी टर्म्स आपके इस्तेमाल होंगी, कि है ना एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी की क्या होती है, आपके पास प्लेन्स कितने कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। हिस्टोलॉजी का मैं जैसे बता चुका कि बिल्कुल सेल लेवल पे जाके जो चीज़ों का स्ट्रक्चर है ना, वो उनकी एपिथीलियम क्या है उनके अंदर, और ना म्यूकोजा सब म्यूकोजा, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ग्रॉस एनाटमी जो है ना, इसमें पढ़ेंगे कि हमारे ना बॉडी ये जो पूरी है ये किस तरह किन किन चीज़ों से बनी हुई है, इसमें मसल्स कौन से हैं, नर्व्स कौन सी हैं, आर्टरीज कौन सी हैं। आसान आसान सी बातें होती हैं, करते जाएंगे तो होता जाएगा। तो क्या, सबसे पहले अपर लिम्ब, यानी हमारे जो ऊपर वाला है ना, ये दोनों हाथ हैं, तो ये अपर लिम्ब है, इसका पूरा एक रीजन हो जाएगा। 2 महीने के अंदर आपको ये पढ़ाएंगे। लोअर लिम्ब हो गया, इसका भी पूरा एक, वो आपको लोअर लेग सारी की सारी वो आपके पास दो ढाई महीने का होगा। और तीसरा थॉरेक्स, ये थॉरेक्स ये आपका, ये 3 ना ग्रॉस एनाटमी में आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं। बाकी सेकंड ईयर में एब्डोमेन पेल्विस और ना हेड एंड नेक, और इसके अलावा तीसरे नंबर पर न्यूरो एनाटमी, वो ब्रेन वगैरह होता है। तो वो सब तो सेकंड ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर के अंदर यही होंगे। और चौथे नंबर पे एम्ब्रियोलॉजी, किस तरह बच्चा जो है वो पैदा होता है, ठीक है। और वो उसके पूरे की पूरे आपको ना वीक डे वाइज बताएंगे कि किस तरह आपके पास ये होता है। फिजियोलॉजी के अंदर आपके पास मेजर ये वाले टॉपिक्स होते हैं, यानी सबसे पहले बताएंगे कि सेल जो है एक मेजर सेल, उसका क्या काम होता है। नर्व और मसल जो होते हैं, आपने देखो कि ना एनाटमी में नर्व और मसल पढ़ तो लेने हैं कौन कौन से हैं, वो नर्व और मसल का काम क्या है वो बताएंगे। फिर आपको पता है कि आर्टरीज वगैरह जो उसमें ब्लड ने जाना है, तो वो ब्लड का क्या फंक्शन है वो आपने बताना है, कि क्लॉटिंग किस तरह होती है। इस तरह ये फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद ना वो ब्लड जो है, वो ब्लड वाला पूरा सिस्टम मिलकर वेस्कुलर सिस्टम बनाता है, वो हार्ट में जाता है, तो आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पूरा बन जाता है, तो सीवीएस, तो आप सीवीएस पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आपके पास एंड में आपने ना वो जो ब्लड था उसको ऑक्सीजनेट करना है, उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए आपको रेस्पायरेशन करनी होती है, तो वो रेस्पायरेशन भी आप पढ़ें। तो पूरी हर चीज़ कनेक्टेड होती है, इसलिए आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती है। कि सेल से स्टार्ट लेंगे, नर्व एंड मसल पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, सीरियस पढ़ेंगे, और ऐसा साथ में मैंने गाइटन एक बुक होती है फिजियोलॉजी के लिए, अभी मैं रिकमेंडेड उसमें बताऊंगा। मैंने उसके चैप्टर्स भी किए हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर तक होता है, क्योंकि गाइटन बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी तो आपको पार्टीशन करानी होती है। तो मैंने इसलिए पार्टीशन के लिहाज से लिख दिया कि आप ये चैप्टर्स जो है उनको अलग करवा के एक बुक में कर लेंगे, कि ये फर्स्ट ईयर की होगी, बाकी सेकेंड ईयर वाली अलग करवा के वो रख देंगे अगले साल के लिए। बायोकेमिस्ट्री के बारे में एक ही चीज़ है, फर्स्ट ईयर तो पूरी रट्टा 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 आपका अगर अच्छा है तो बायोकेमिस्ट्री अच्छी है, रट्टा अच्छा नहीं है इसमें आपको वही डेफिनेशन याद करनी होती हैं, क्लासिफिकेशन याद करनी होती हैं, और ना डिजीजेस वगैरह, तो आपको रट्टा इसमें बहुत स्ट्रांग रखना है। रेफरेंस बुक्स,
अच्छा, अब आपके पास ना जो यूएचएस हो गया या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसके अंदर वो काफ़ी किताबें रिकमेंड करता है। अब वो रेफरेंस बुक्स के तौर पे, अब वो जो रेफरेंस बुक्स है ना, कुछ उसमें से काम की होती हैं, कुछ उन्होंने बस ऐसे शो ऑफ के लिए लिखी हुई होती हैं। तो अगर हम देखें एनाटमी की, तो ये सारी होती हैं। ग्रेज एनाटमी जो है बंदा ख़त्म हो जाएगी, ग्रेज एनाटमी नहीं ख़त्म होती है। इसके अलावा स्नेल जो है ये अच्छी किताब है, लेकिन इसमें बहुत यानी ना यानी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस तरह की केएलएम अच्छी किताब है ये, और ना मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यही फॉलो कर रहे होते हैं। आरजे लास्ट जो है पिछले ज़माने में इस्तेमाल करते थे, अब लेकिन ये नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल वर्डिंग इसकी है। बाकी ये कनिंगन वगैरह एक आध पहले 20 पेज इसके पढ़ने होते हैं, ये मैं आगे भी बताता हूँ, बाकी सारी तो वैसे ही छोड़ दो ना। ट्रूली रिकमेंडेड ये वाली किताबें हैं। अब ये ट्रूली रिकमेंडेड के अंदर आपके पास मैं ना टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सी, यानी जैसे मैंने सबसे पहले बताया ना जनरल एनाटमी। तो अब जनरल एनाटमी जो होती है ना हमारे पास, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके लिए बेस्ट बुक जो है ना वो लईक हुसैन होती है। अब वो लईक हुसैन की इतनी पतली सी किताब होती है, ठीक है, और आपने वो लाजमी खरीदनी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो आपने जनरल एडमी को लईक हुसैन लाजमी खरीदनी है, और वो आपने ना उसके अंदर से ना वो लईक हुसैन की भी जो है ना उसमें से भी पहले जो उसके 5 चैप्टर है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल उसी से आता है। तो वो पहले 5 चैप्टर आपने इतने अच्छी ग्रिप से कर लेने हैं उसके, कि आपको उसके बाद कोई उसमें मसला ही नहीं होना। तो वो जो पहले 5 चैप्टर हैं, अब आप चाहें तो आप खुद बैठ के उन सारे उन चैप्टर्स को पढ़ें, उनसे क्लासिफिकेशंस बनाए, या फिर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा अहमद। तो उसके अंदर हम ना ये डिफरेंसेस जो है वो मैंने पूरा ना क्लासीफाई करके पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो नोट्स आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो मैंने भी लईक हुसैन से बनाए हैं, आप चाहें तो आप लईक हुसैन खुद भी पढ़ें, ऑब्वियसली पढ़नी तो है किताब, लेकिन उसके बाद उसको रिटेन करने के लिए ना आपको क्लास, क्योंकि पेपर में भी ना यही पूछा जाता है कि जॉइंट्स की आप ना टाइप्स बताएं, ठीक है, या फिर आप ना मसल्स की टाइप्स बता दें, आप बोन्स एंड ना कार्टिलेज, जिससे जो आपके पास ये सारी ना बोन्स की टाइप्स बता दें, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, ये सारी बोन्स की टाइप्स हो गई। तो इस तरह करके आपसे पूछा जाता है वो। अच्छा, तो अब हमारे पास ना नेक्स्ट आ जाती है हिस्टोलॉजी। तो अब हिस्टोलॉजी जो है ना, तो इसके लिए भी एक किताब लईक हुसैन साहब ने बहुत अच्छी लिख दी है, जिसको हम कहते हैं ना लईक हुसैन की हिस्टोलॉजी। लेकिन ना ये जो लईक हुसैन की हिस्टोलॉजी है ना, ये इतनी मोटी किताब है। अब बच्चे जो है इतनी मोटी किताब देख के पहले ही डर जाते हैं कि यार ये इतनी, असल में इतनी मोटी किताब है तो सही, लेकिन ना उसको हमने फर्स्ट ईयर में आधा करना होता है और आधा सेकंड ईयर में करना होता है। इसीलिए मैं तो यूं किया था, फर्स्ट ईयर वाली पार्टीशंस करा लो ना तो किताब आधी हो जाती है, तो आपको एक उस किताब से खौफ नहीं आ रहा होता। तो इसलिए उस किताब को आधा करवा के उसके पहले 17 चैप्टर जो है वो हमारे पास ना हिस्टोलॉजी के ना वो फर्स्ट ईयर में होते हैं, अगले बार 17 से आगे वाले जो हैं वो आपके पास सेकंड ईयर में होते हैं। और बच्चे जो है ना ये किताब इसलिए नहीं पढ़ते कि हिस्टोलॉजी में से तो सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर का पेपर आना है या 8 नंबर का पेपर आना है ओवरऑल 90 में से, तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ना अगर आप ये हिस्टोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं ना इस चीज़ को, तो आपके ना वो 7 नंबर जो है ना मोस्ट प्रोबेबली आपको वो 7 नंबर ख़त्म हो जाते हैं, और बच्चे एक एक दो दो नंबरों से ही फेल होते हैं। तो इसलिए हिस्टोलॉजी लाजमी करनी है आपने हिस्टोलॉजी, और अगर ये नहीं करेंगे ना तो आपको सेकेंड ईयर की हिस्टोलॉजी नहीं समझ आएगी। बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर ना वो बेसिक्स बताते हैं कि एपिथीलियम क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, और ना जो सारे के सारे ब्लड, कार्टिलेज, ये सब किस तरह अपना हिस्टोलॉजिकल ना वे में देखते हो। सेकंड ईयर में आ जाता है कि आप वो ऑर्गन्स बताने लग जाते हैं कि आपके पास ना डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स के अंदर की हिस्टोलॉजी क्या है। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगे ना तो सेकंड ईयर में आपको ये सब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट ईयर से अगर पढ़ लेंगे तो मसला नहीं होगा, ठीक है। और ना लेकिन इसको पूरा नहीं पढ़ना होता, इसको ना यानी मार्क सीनियर से करवाना होता है। अब मैं इसके अगर बताऊँ ना तो आप खोल लेना वो सेल्फलेस मेडिकोज ना है कि वो आगे मैं सोर्सेज में भी बताऊंगा। लेकिन अब इसका आपने सोर्सेज के अंदर सेल्फलेस मेडिकोज की एक वीडियो है जिसके अंदर उसने बताया है कि आपको एटलीस्ट लाइफ हुसैन से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, वो देख लेना। इसके अलावा ना इसकी जो क्लासिफिकेशंस है ना, वो क्लासिफिकेशंस की भी मैंने ना पीडीएफ बनाई हुई है नोट्स की अपनी, वो आपको ना यही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो देख लेना। अब इसके अलावा ना होती है हर यूनिवर्सिटी में एक हिस्टोलॉजी नोटबुक। वो हिस्टोलॉजी नोटबुक जो है ना वो लाजमी करनी होती है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द बल्क जो है ना वो हिस्टोलॉजी नोटबुक से कवर हो जाता है। उसके अलावा बस आपको ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा के नोट्स जो बनाए हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें बस आपको लाइक हुसैन करने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक में यानी अगर आपके पास टाइम नहीं है, यानी आपने आधा साल ज़ाया कर दिया है, अब आधे के आखिरी 2-3 महीने में पढ़ना है, तो हिस्टोलॉजी नोटबुक तो लाजमी करनी है, ठीक है। इसकी डायग्राम्स भी लाजमी करनी है, इसकी थ्योरी भी लाजमी करनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपके पास ना 3 किताबें होती हैं, लैंगमैन होती है, लईक हुसैन होती है, और ना केएलएम होती है, ये 3 होती हैं।
अच्छा, फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंट किताब यूज़ करनी होती है, सेकंड ईयर में डिफरेंट होती है, क्योंकि अच्छे हिसाब से अगर हम देखें तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ना लैंगमैन और लईक हुसैन जो है ना वो ना मुझे बेहतर लगी थी, और सेकंड ईयर के अंदर केएलएम मुझे बेहतर लगी। बच्चे केएलएम ओवरऑल दोनों सालों में भी पढ़ लेते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ना केएलएम जो फर्स्ट ईयर की लिखी हुई है ना वो ऐसी नहीं लिखी हुई जो रिटेन रह सके, ठीक है। लेकिन आपके पास जो लईक हुसैन है ना वो इतने आसान अल्फाज में लिखी हुई है ना कि आप लईक हुसैन अगर पढ़े ना तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें समझ आती हैं और ऐसे ऐसे याद होती हैं। तो लैंगमैन थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ना उसमें पहले सेकंड वीक तक, स्टार्ट से लेकर सेकंड वीक तक लैंगमैन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं ना अपलोड करवा दूंगा, तो वो पहले 2 वीक्स वाले लैंगमैन के मेरे नोट्स देख लो, उसके बाद लईक हुसैन से ओवरऑल कर लो, पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास यही है कि आपने ना, लेकिन इसके लिए भी ना अब आपको ना अपने दिमाग में एक चीज़ बनानी है कि आपको ना इस चीज़ों को समझने के लिए ना, क्योंकि नया नई फील्ड है, लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे, लेक्चर्स देखे बगैर काम नहीं चलता, टाइम निकालना पड़ेगा लेक्चर्स देखने के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्वियसली पढ़ाते हैं अच्छा है, लेकिन आपको ना फिर भी सब चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, तो वो आपको सब चीज़ें समझने के लिए लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना वो होता है कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए थर्ड वीक तक के डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स लाजमी देखने होते हैं, ठीक है। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स अच्छे से देखो, उनके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बहुत लोगों ने बनाए हुए हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अपने नोट्स बना लो तो डायग्राम्स वो जो बनाते हैं उससे आपको समझ अच्छी आ जाती है, लंबे होते हैं लेकिन वर्थ टेकिंग। उसके बाद ना, और लईक हुसैन जो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी लिखी हुई है, तो लईक हुसैन इसलिए ये वाली करनी होती है। अब आ जाता है मेजर बल्क ऑफ द पेपर क्या होता है। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं ना, तो ये जो जनरल एनाटॉमी है इसमें से 8 नंबर का पेपर आता है, हिस्टोलॉजी जो है इसमें से 10 नंबर का पेपर आता है तकरीबन, ये जो एम्ब्रियोलॉजी है इसमें से 18 नंबर का पेपर आता है, तो 18 प्लस 20 कर लो चलो, तो ना ओवरऑल मिला के आपके पास ना कोई 30-40 मार्क्स बनते हैं। बाकी जो आपके पास 50-60 मार्क्स है ना वो आपके इस ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर है। अब वो जो ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर है ना, इसमें डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं कि किस तरह वो बच्चा किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहता है, तो उस कैटेगरी के लिहाज से वो किताब उठा के वो वाली किताबें पढ़ता है। सबसे पहली चीज़, जो बिल्कुल परफेक्ट टॉपर्स होते हैं, जो कि हमेशा सारा सिलेबस की 5-6-10 रिवीजन्स भी कर जाते हैं, जो कि मेरे से तो आज तक ना हो पाई, एक भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये जो परफेक्ट टॉपर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि केएलएम भी यूज़ करते हैं और BD84 भी यूज़ करते हैं, और ये बहुत अच्छी दोनों किताबें हैं। BD84 से आपके सारे SCQs जो हैं वो हल हो जाते हैं, और केएलएम से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो सारा होता है ना, क्लिनिकल्स केएलएम के बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप, और डायग्राम्स भी केएलएम की बहुत अच्छी हैं, तो अगर आपने ना पढ़नी है ना ग्रॉस एनाटॉमी अच्छे से, तो उसके लिए आपको केएलएम और साथ में BD84 ये दोनों रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ जो ना इम्परफेक्ट टॉपर्स यानी इस तरह के जो कि ना थोड़े से लेजी भी होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा करके भी अच्छा कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि केएलएम से सिर्फ और सिर्फ उसके मसल के टेबल्स होते हैं, जो मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, वो आपने मसल टेबल्स, और उससे आपके पास साथ ही साथ जो क्लिनिकल्स होते हैं ना, वो मसल टेबल्स और क्लिनिकल्स वहां से करते हैं, और BD84 जो है ना उसको पूरा करते हैं। BD84 तो मस्ट है ना, BD84 तो नहीं छोड़नी है। उसके बाद आते हैं जो मीडियोकर्स होते हैं, जो कि ना आखिर में ना 4 महीने में पढ़ते हैं लेकिन लगा के पढ़ते हैं, और उसके बाद अच्छे नंबर ले जाते हैं, पोजीशन नहीं लेकिन अच्छे नंबर ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, केएलएम से आपके पास वो मसल्स करते हैं, उसके अलावा बीडी जो है उस BD84 तो पूरी करते हैं, साथ में आपके पास वो क्लिनिकल्स जो है ना उसमें केएलएम की जगह TH क्लिनिकल्स की एक PDF है वो यूज़ कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ते, सिर्फ आखिरी 2 महीने पढ़ते हैं, वो जो सिर्फ आखिरी 2 महीने वाले हैं ना उनके लिए ये है कि वो स्नेल से मसल्स करें, इसके अलावा TH क्लिनिकल्स करें और BD84 करें, सिंपल एज दैट उनका हो जाएगा। ये सारी मैंने आपको बताई हैं एनेटमी की किताबें। हम इसमें से खरीदनी क्या क्या, आपने ग्रॉस एनेटमी की लईक हुसैन ना, सिर्फ ग्रॉस एनेटमी की लईक हुसैन के अलावा जनरल एनेटमी की लईक हुसैन खरीदनी है, हिस्टोलॉजी की लईक हुसैन खरीदनी है, एम्ब्रियोलॉजी की आपने लईक हुसैन खरीदनी है, और उसके अलावा जो ग्रॉस एनेटमी है ना इसके लिए आपने BD84 और KLM ये दोनों खरीदनी है, लाजमी खरीदनी है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ना मेडिकल कॉलेज में आने के बाद, वो होते हैं पास पेपर्स, ठीक है। आपने सारी किताबें पढ़ ली, समझ ली, लेकिन याद जो आपने चीज़ें करनी है ना वो आपने वो करनी है, वो सवाल करने हैं जो कि पास पेपर में आए हुए होते हैं, ठीक है। पास पेपर वाले सवाल क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने वो पास पेपर वाले सवालों को इतने अच्छे से घोल के पी जाना होता है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि 9 अगर सवाल आने हैं पेपर में उसमें से 4 या 5 रिपीट होते हैं पास पेपर से, तो इसलिए आप वो पास, या अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती है ना फिर भी अंदर पूछी भी वही सेम बात जा रही होती है, तो इसलिए आपको एनाटमी नहीं बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए पास पेपर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद आपने पास पेपर वाली चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ तक आपके पास एनाटमी की बुक्स हो गई।
फिजियोलॉजी के अंदर गाइटन एंड हॉल है, उसके अलावा उन्होंने कहा गेनोंग है, उसके बाद बर्नी एंड लेवाए है, और बाकी भी हैं एक दो किताबें। खैर, तो इसके अंदर अगर मैं बताऊँ ना, गाइटन एंड हॉल बहुत बेहतरीन किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, और लेकिन लंबी है, बच्चों को मज़ा नहीं आता स्टार्ट में ना, बच्चों से पढ़ा नहीं जा रहा होता, ठीक है, बहुत लेंथी बुक है, एग्जाम्स में रिवाइज नहीं हो पाती बहुत ज़्यादा क्योंकि चैप्टर्स हैं इसके, तो ना, लेकिन ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनते हैं ना, वो आपके गाइटन ही बनाते हैं। बेसिक से अगर आपको उठा के कोई ऊपर लेके जाता है तो वो गाइटन है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए गाइटन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किताब पेपर में गाइटन की लाइंस उठ के एमसीक्यूज में आई हुई होती हैं, तो गाइटन इसलिए लाजमी करनी होती है। इसको करने के भी आसान तरीके हैं। इसको आसान तरीका क्या होता है, स्टार्ट में मैं जिस तरह फर्स्ट ईयर में था, मुझे था कि नहीं, मेरे से एक यानी 5-6 घंटे गुजर रहे थे, मेरे से 2 पेज नहीं हो पाते थे, और चैप्टर जो था, एक नॉर्मल चैप्टर जो है 10-12 पेजों का होता था गाइडन में। तो अब मुझे, और एक यूनिट के अंदर कोई, मैंने जिस तरह पहले देखा है 5-6 यूनिट चैप्टर्स होते हैं, तो किस तरह करता। तो उसके लिए मेरे पास जो टेक्निक थी, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, उसी से ना, हमारे जो एक सीनियर RMU के MBBS मीडिया लेक्चर्स वाले, उन्होंने ना गाइटन खोल के वो पढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन वो समझाते जाते हैं। आप खोलो उनका लेक्चर, आधे घंटे का लेक्चर होता है, आधे घंटे के लेक्चर में पूरा एक चैप्टर वो आपको करा देते हैं। उसके बाद क्या उन्होंने ना, एक तो यूं किया हुआ है कि फुल डिटेल्ड में किया हुआ है। स्टार्ट में आपको ना गाइडेंस से खुद को ना यूज टू करने के लिए वो लेक्चर सुनने पड़ेंगे, वो आप यूज टू होकर लेक्चर सुनोगे, फिर आपको गाइडेंस खुद समझ आने लग जाएगी। बस आपने फिर क्या करना है, आपने ना, उन्होंने एक ना जल्दी जल्दी गाइडन की भी ना एक ना वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो जल्दी जल्दी गाइडन में वो क्या करते हैं, 20-1 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर फास्ट रिव्यू, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो कराते हैं। आपने क्या करना है, आपने वो 20 मिनट वाली वीडियो देखनी है, जल्दी से आपका रिव्यू होगा, आपने उसके बाद गाइडन खुद ही रीड करनी है। खुद रीड करोगे, आपको समझ आ जाएगी, इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट कर लेनी है, अगली दफा सिर्फ वही इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है, दोबारा से फुल रीड देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा ना, गाइटन में तो बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, अब इतनी ज़्यादा थ्योरी याद तो हो नहीं सकती, समझ आ जाएगी, याद नहीं होगी। तो इसके लिए ना एक होती है हमारे पास फिरदौस, फिरदौस जन्नत को कहते हैं। तो ये वो चीज़ ना, फिरदौस के बारे में ना एक टीचर थे हमारे, वो ये कहते थे कि ना, फिरदौस वो किताब है, यानी यू पास एवरीथिंग बट यू नो नथिंग, यानी आपको पता कुछ नहीं होता कि आपने पढ़ा, लेकिन अगर आप ये कर जाओ ना, तो आप पास हर चीज़ कर जाते हो। तो हमारे पास ना ये फिरदौस जो है ना, ये गाइटन एंड हॉल से ना, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसको ना उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके ना एक किताब बनाई हुई है। फिरदौस बहुत चलती है, जो हम सब पढ़ते हैं, ऑब्वियसली पढ़नी होती है, पास ही यही कराती है। तो क्योंकि पेपर में जो लिखना है ना, वो फिरदौस में लिखा हुआ है। तो आपने, लेकिन कभी भी ना, जब ना यूँ होता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली, मुझे पता है सारे पढ़ने वाले हैं, इतना ज़्यादा पढ़ के आए हैं, MD कैट करके आए हैं, तो ना हमें ये किताब ना, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती ना, तो पसंद नहीं आती है कि यार नहीं, ये किताब अच्छी नहीं है, ये तो वाकई में पहली दफ़ा में मुझसे भी नहीं पढ़ी जाती है, कभी भी नहीं पढ़ी गई। पहले गाइडेंस से वो चैप्टर पढ़ना है, समझना है, जिस तरह मैंने बताया, जब समझ के उसके बाद जब आप ये फिरदौस पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार, जिसने तो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ऐसे सारी लिख दी, मुझे बस यही याद करनी है और मेरे चैप्टर ऐसे ऐसे हो जाएगा। बस, तो आपको ये किताब इतनी पसंद आने लग जाएगी कि आप कहेंगे वाह, ये किताब तो बहुत अच्छी है। तो आप कहेंगे भाई, अल्लाह इस फिरदौस को फिरदौस अता करे, ठीक है, यानी जन्नत अता करे। तो इतनी अच्छी किताब हो जाएगी ये। तो पहले गाइडन पढ़नी है, उसके बाद उससे, और मैं तो यूँ करता था कि ना, गाइटन का, यानी मैंने एक टॉपिक पढ़ा है ना, मैं उसे फिरदौस से साथ से पढ़ के, फिरदौस में जो उसका फ्लो चार्ट बना हुआ था या इंपॉर्टेंट बातें थी ना, मैं वहीं पे स्टिकी नोट लगा के उसको वही कर रहा था, क्योंकि इन द एंड आपको एक किताब बनानी होती है, जिस किताब को आपने आखिर में पढ़ना है। तो ये नहीं कर सकते आपको 4 किताबें आखिरी रात को लेके बैठे हों पढ़ने के लिए, पेपर में दिमाग बहुत खराब हो जाता है। एक किताब लेके रखनी है, तो बाकी जो किताबें पढ़ते हैं ना रेफरेंस के लिए, उनसे उसी एक जो मेन किताब रखो ना, उसी किताब के ऊपर चीज़ें नोट कर लो। अब कुछ लोग होते हैं जो कि गाइड फिरदौस को मेन रखते हैं, और गाइडन से ना जो इंपॉर्टेंट बातें एक्स्ट्रा होती हैं ना, वो फिरदौस कर देते हैं। ये तरीका भी सही है, जो सा आपको फॉलो कर सको वो कर सकते हो। फिर आती है गेनोंग, बहुत अच्छी किताब है, मैंने जितनी पढ़ी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ना ये स्टूडेंट लेवल की किताब है नहीं, ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है। लेकिन ना, क्योंकि ना गाइटन के अंदर ना बहुत सारी जगहों पे ना उन्होंने, अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बात थी ना, तो गाइटन ने लिख दिया कि ना, इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, ये हमें अभी नहीं पता, ठीक है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन, ठीक है। लेकिन गेनोंग ने ना उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म, जो थ्योरीज वगैरह होती है ना, उसके हिसाब से वो बताई हुई हैं।
कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसा हमारे जो ना रिस्पेक्टेड एचओडी है ना, वो हमारे पास इस तरह ना बताते होते हैं, वो कुछ गेनोंग को भी फॉलो करते हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो वहाँ गेनोंग से करने होते हैं, जिस तरह वो ना ब्लड के अंदर ना इम्यूनिटी वाला टॉपिक हो गया, और इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो वो टॉपिक्स जो ना जो टॉपिक्स हो ना वो वाले ना टॉपिक हो, लेकिन आपको ना पहले जब वो गाइडेंस से पढ़ लोगे ना, उसके बाद गेनोंग से पढ़ोगे तो अच्छी समझ आएगी। डायरेक्ट गेनोंग पे जाओगे तो दिमाग के ऊपर से बातें जाएंगी। फिर आ जाती है एक और किताब जो कि है जेपी। ये बुक बहुत इजी लिखी हुई है, यानी गाइडेंस से भी अगर कोई इजी किताब है ना तो वो जेपी है, और ये इतनी इजी लिखी हुई है और इतनी हेल्पफुल होती है। इसके अंदर उन्होंने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, और ना बहुत ज़्यादा ना गाइडेंस के अंदर ना उन्होंने बेसिक्स बताए हुए हैं ना, उन्होंने डिजीजेस को इतना नहीं छेड़ा हुआ, लेकिन इसने ना एंड में हर ना यूनिट के साथ एक ना अप्लाइड फिजियोलॉजी के नाम से चैप्टर भी दिया हुआ होता है, उसके अंदर ना वो सारी डिजीजेस भी बता देती है। तो आपको इस किताब में से ना वो सारी डिजीजेस करनी होती हैं, और साथ ही साथ ना जो फ्लो चार्ट्स नहीं होते वो फ्लो चार्ट्स भी करने होते हैं उधर जेपी से। तो यहाँ तक करके ओवरऑल ये था फिजियोलॉजी का, लेकिन इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पास पेपर के सवाल लाजमी याद करने हैं। उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसकी लिखी हुई है जी हार्पर लिखी हुई है, लिपिनकॉट लिखी हुई है। अच्छा हाँ, और आपने अब इसमें से लेनी खरीदनी कौन कौन सी किताबें हैं, गाइडेंस खरीदनी है, फिरदौस भी आपने खरीदनी है, जेपी का पीडीएफ चल जाएगा और गेनोंग का भी पीडीएफ चल जाएगा, ठीक है। खरीदनी आपने गाइडेंस और फिरदौस ही है। लेकिन उसके बाद ये हाँ, ये बस वही वारले हो गई, डेवलिन हो गई, ये सारी किताबें जो मैंने, हाशमी हो गई, कभी पढ़ी ना खरीदी। खैर, अब इसके लिए जो मेजर 3 किताबें होती हैं ना वो कौन सी होती हैं आपके पास, एक होती है हार्पर। ये वो किताब है जो सारे टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि हार्पर पढ़ो भाई, हार्पर अच्छा पढ़ना है, हार्पर पढ़ो। लेकिन अगर पेपर किसी ने मुश्किल बनाना हो ना तो वो इसी से बनाता होता है कि ना भाई वही मुश्किल पेपर बनाऊंगा, बच्चे रुल जाएंगे। और ये याद रखना, बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी का ना अजाब होता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इतना रूखा सब्जेक्ट है, और जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है ना इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी तबाह है ऑलरेडी। तो इसलिए इस तरह की तो बहुत बच्चों को खपाते होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने हार्पर खरीदनी तो लाजमी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके ना हार्पर के ना हर चैप्टर के ना एंड में एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, वो कितना उठा के, यानी हमारा अभी सेकंड ईयर का प्रॉप हुआ है ना तो कॉपी पेस्ट हुए हुए थे हार्पर से एमसीक्यूज, तो इसलिए ना वो आपने ना एमसीक्यूज जो है ना वो लाजमी इस तरह करने हैं आपने। और ना बाकी हार्पर से ना कुछ चीज़ें हार्पर में बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, तो आप पहले अगर बाकी दोनों किताबें जो मैं बताऊंगा ना उनके बाद वो उधर से एक्स्ट्रा में ऐड कर लोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको समझ आती है वेल एंड गुड, आप इसको पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, बाकी 2 किताबों से भी इंसान अच्छे नंबर ले लेता है। उसके बाद आ जाती है सत्या। अब हार्पर तो हर कोई रिकमेंड करता है ना, लेकिन सत्या से हर कोई रोकता है, कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सत्या जो है ना, सत्यानारायण, ये आपके पास ना इंडियन ऑथर ने लिखी हुई है, और ना ये कहते हैं कि नहीं बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, और ये लेकिन ना बेस्ट किताब है। फर्स्ट ईयर के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि सत्या से नहीं करो ना, पेपर ये लोग सत्या से बनाते हैं और कहते हैं कि हार्पर पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए सत्या लाजमी पढ़नी है मोस्ट ऑफ द टॉपिक। लेकिन किसी टीचर के सामने ये नहीं कहना कि मैंने सत्या पढ़ी है, आपने कहना भाई सर लिपिन पढ़ी है या हार्पर पढ़ी है। सत्या का नाम नहीं लेना, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो गाइडलाइंस के मुताबिक इसी किताब से करने हैं। उसके बाद लिपिन आ जाती है। लिपिन इतनी अच्छी किताब है जिसकी हद नहीं, ऐसे ऐसे सारी बातें लिखी हुई हैं, और जो बात थ्योरी में लिखता है साथ उसकी एक अच्छी सी डायग्राम बना देता है। तो ये जो लिपिन है ना, इसकी जो लाइन्स है ना किताब में, पेपर में एमसीक्यू के अंदर लाइन्स उठ के आई हुई होती हैं। तो लिपिन कॉट तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लिपिन कॉट लाजमी करनी है। तो और साथ में एक होती है मुश्ताक, उससे कुछ टॉपिक्स करने होते हैं, जिस तरह स्टार्ट में कोई क्लासिफिकेशन हो जाती है आइसोमेरिज्म की वो वाले टॉपिक्स करने होते हैं। अब ये जो आपने खरीदनी है इसमें से कौन सी है, हार्पर खरीदनी है, सत्या भी खरीदनी है और लिपिन भी खरीदनी है, ये तीनों किताबें खरीदनी है। अब यार ना अगर कोई मिस करनी हो तो अभी हार्पर मिस कर देना, लेकिन सत्या और लिपिन तो लाजमी करनी है। मुश्ताक का पीडीएफ चल जाता है। और सिलेबस ऑफ बायोकेम ना काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, तो आप ये नहीं रिलाई कर सकते कि मैं एक सत्या ले लूँ और उससे सारे टॉपिक्स हो जाएं, क्योंकि वाइटामिन लिपिन में बेस्ट लिखे हुए हैं तो वाइटामिन लिपिन से करने हैं। न्यूट्रिशन जो है वो सत्या में बेस्ट लिखा हुआ है तो वो सत्या से करना है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो हार्पर में अच्छा लिखा हुआ है तो वहाँ से करना है। तो इसलिए ना अब आपको इसकी जो टॉपिक वाइज गाइडलाइंस होंगी ना, तो वो टॉपिक वाइज गाइडलाइन में बताया होगा कौन सी किताब से कौन सा करना है, इसलिए आपको ये तीनों किताबें यूज़ तो करनी ही पड़ेंगी। अच्छा, अब हमने ना, अब तक हमने रिकमेंडेड बुक्स जो थी वो सारी की सारी कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने देखना है कि किस तरह आपने ना स्मार्ट स्टडी किस तरह करनी है।
तो उसके लिए ना बेस्ट स्टडी वे जो मैंने अपने 2 सालों के अंदर ना फॉलो भी किया है और ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहा है। सबसे पहले क्या होता है, आप यानी लेक्चर लेते हो, अब क्लास के अंदर ना यानी अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर है ना, तो आप उनका लेक्चर सुनो, ठीक है, और उसे समझो, ठीक है, और लेकिन ना साथ में ये कर लो कि उसको किताब से मार्क लाजमी कर लो। और अगर कोई नहीं भी अच्छा समझाने वाली है, सब समझाते तो सब अच्छे हैं, आपका ना किसी के साथ बॉन्ड बन जाता है, किसी के साथ नहीं बनता है, तो ये नहीं करना कि अब ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ना ही नहीं है, ये टॉपिक पढ़ने, आपने लाजमी जो भी जिस दिन पढ़ाया है ना उस टॉपिक को ना बस वो 40 मिनट में किताब से ढूंढ के मार्क कर लो कि ये टॉपिक आज पढ़ा दिया। अब आपने जाना है घर अपने या फिर हॉस्टल जाना है, वहां जाके आपने खोलनी है यूट्यूब, आपने उसी टॉपिक को ना वहां पे लिख देना है। अब मैंने आगे सोर्सेज कुछ बताऊंगा जो आपने यूज करने हैं यूट्यूब से, तो आपने उनसे ना वहां से यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं हर चीज़ की, आप उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की सारी गेम है। आपने अच्छे डॉक्टर्स बनना है, आपने पेपर पास नहीं करना है, आपने अच्छे डॉक्टर बनना है। तो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपका नॉलेज होगा तो आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे। मैंने इतने लोगों को देखा है जो कि ना गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं लेकिन बंदे मार रहे होते हैं, तो ऐसा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आपने कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस टॉपिक को ना अब यूट्यूब, लेकिन कुछ लोग यूं करते हैं कि बस यूट्यूब पे फिर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने हाँ लेक्चर देख लिया, अब टॉपिक समझ आ गया, अब आप जब ना फिर तब छोड़ दोगे ना, तब आप किताब नहीं पढ़ोगे। अगली दफ़ा जब आप फिर खोलोगे ना, तो क्या होगा कि ना आप कहोगे कि है मैंने तो यूट्यूब का लेक्चर देखा था, आप कहोगे किताब में तो पता नहीं क्या बात लिखी है, फिर अगली दफ़ा भी आप किताब नहीं पढ़ोगे, आप फिर वो यूट्यूब का लेक्चर देख लो। पेपर के अंदर आपके पास ना यूट्यूब का लेक्चर देखने का दोबारा से टाइम नहीं होगा, आपको किताब ही पढ़नी होगी। तो इसलिए यूट्यूब का लेक्चर देखने के बाद ना उसको टॉपिक को किताब से लाजमी पढ़ना है। किताब में वही बातें लिखी हुई होती हैं, थोड़ा सा उन्होंने उसको आगे पीछे कर दिया हुआ होता है, तो उसको आपने देख के वहां से पढ़ लेना लाजमी। उसके बाद जो मेजर बात है, ये 3 तो हो गया आपकी सेल्फ लर्निंग के, ये जो चीज़ें याद होती हैं ना आपको मेडिकल के अंदर, वो आपको होती हैं किसी और को पढ़ा कर। अगर आप वो चीज़ आगे पढ़ाओगे ना, तो आपका ऐसा नॉलेज बनेगा जो कि आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपने अभी तक क्या किया, लेक्चर ले लिए, कॉन्सेप्ट्स बना लिए, उसको किताब से पढ़ भी लिया। अब आपका नॉलेज जो ना फैलेगा ना, वो आपका फैलेगा दूसरों को पढ़ा के। तो ये एक बेस्ट स्टडी प्लान होता है, आप अगर इसको फॉलो करोगे, ये चारों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों स्टेप्स फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ऑडियो विजुअल ना लर्निंग नहीं होती, तो वो यूट्यूब को स्किप भी कर सकते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के टॉपिक्स को डिस्कस करके पढ़ सकते हैं, वो यूँ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ना जिस तरह मैंने ना यानी देखा है कि मेरे से पहले वाले जो सीनियर सारे के सारे थे ना, वो यूँ ही करते थे, किताब से पढ़ते थे, उनके लिए मेडिकल बहुत मुश्किल था। लेकिन जब से ये यूट्यूब के सहारा लिया है ना, तो मेडिकल बहुत ईजी हो जाता है, आपको मज़ा आता है पढ़ने में, और इतनी कमाल वीडियोज़ होती हैं, आपको मज़ा आएगा। सीज़न देखने की बजाय ये देख सकते हैं। उसके बाद अभी ये जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ स्पेशली यहाँ पे जो निश्तर के स्टूडेंट्स होंगे उनके ना, क्योंकि मुझे उन्हीं का ज़्यादा यहाँ पे पता है कि किस तरह का ना पूरे साल के अंदर प्लान होता है, लेकिन बाकी सब में भी ना मैं उनका भी बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट जैसी होगी ना, आपने ये नहीं करना हाँ मैंने इतनी सारी किताबें बता दी, आपने सारी किताबें उठा के पढ़ने लग जाओ, सारी किताबें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपसे कुछ नहीं पढ़ेगा। यहाँ तक कि मेरा पहले 2 महीने में मेरे से एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह पढ़ना है, किसी ने बताया भी नहीं था। लेकिन ना आपने स्टार्ट करना है जनरल एनाटमी से, क्योंकि आपको एनाटमी की टर्म्स आनी चाहिए। तो आपने स्टार्ट करनी है जनरल एनाटमी, जो मैंने लईक हुसैन बताई है, आपने वो पढ़ना स्टार्ट करनी है। पहले आपने 15 दिन सिर्फ और सिर्फ जनरल एनाटमी पढ़नी है, और साथ में आपने ग्रॉस एनाटमी पढ़नी है। ग्रॉस एनाटमी का आपके यूनिवर्सिटी में अपर लिम्ब अगर स्टार्ट होता है तो अपर लिम्ब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यूँ होता है 6 बैच हमारे यहाँ बनते हैं, 3 अपर लिम्ब पढ़ते हैं, 3 लोअर लिम्ब पढ़ते हैं, फिर स्टेज होती है, फिर ऑपोजिट वाले ना अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो आपका जो भी है आपने वो पढ़ना स्टार्ट करना है पहले 15 दिन के बाद आपकी पहली सब स्टेज होती है। वो पहली सब स्टेज तक आपने और किसी किताब को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ जनरल एनाटमी और ग्रॉस एनाटमी, ये 2 चीज़ें पढ़नी है आपने। अब ग्रॉस एनाटमी को आप पढ़ने का ना, क्योंकि एक तरीका आना चाहिए, अगर ग्रॉस एनाटमी को पढ़ने का तरीका नहीं आया ना, तो आप लोग जितने रट्टे लगा लो भूल जाएगी। ग्रॉस एनाटमी पढ़ने का होता है आपने ना चीज़ों को ना विजुअलाइज करना है। जब तक आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करोगे ना, आपको ग्रॉस एनाटमी याद नहीं रहेगी। जिस तरह आपको पता हो कि अब मेरे ना ये वाला है, तो इधर से आपके पास आप अपने बॉडी पे देखो कि मेरे यहाँ से रेडियल आर्टरी गुजर रही है, यहाँ से अल्नर आर्टरी गुजर रही है, यहाँ पे मेरे पास टेंडन पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये उंगलियों के अंदर अंदर क्या पड़ा है, उन चीज़ों को विजुअलाइज करो। इसको विजुअलाइज करने के लिए वीडियोज़ भी होती हैं, एक होता है मोबाइल के अंदर भी आपको एटलस की ना ऐप मिल जाएगी, उसको वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, या चलो मैं इसको दे दूंगा, वो लिंक डाल देगा ये, तो वो वाली ऐप भी कर सकते हो। और नेटर्स एटलस एक एक्स्ट्रा किताब बता रहा हूँ, नेटर्स एटलस, ये भी खरीदनी है, 1000 तक की आ जाएगी।
अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके काम आएगी। नेटर्स एटलस, नेटर्स एटलस साथ रखनी है, विजुअलाइज करने में बहुत मदद करेगी। तो आपने जनरल एनाटॉमी को इस तरह करना है। उसके अलावा बच्चों को ना मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन याद करने में या उसके एक्शंस याद करने में बहुत मसला हो रहा होता है, तो उसको भी आपने विजुअलाइज करना है कि अगर यानी मेरा अब ये बाइसेप्स है तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। अब ये अगर मेरा बाइसेप्स है, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यूं कॉन्ट्रैक्ट करके अब देखो ये क्या करा रहा है, ये उसको करीब लेकर आ रहा है ना, तो ये फ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये इसका एक्शन है। अगर इस तरह समझ के पढ़ोगे तो इतना मजे का लगेगा सारा कुछ कि आपको बहुत मजा आएगा। यानी अगर यहाँ पे मेरा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, नाम मुश्किल लग रहे होंगे आपके लिए, आसान हो जाए बाद में। अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी नेक इस तरफ जा रही है, तो लैटरली मेरी नेक क्या कहते हैं यूं हो रही है, तो ये इसका एक्शन हो जाएगा। इस तरह करके करोगे बहुत मजा आएगा। उसके बाद आपने ना ये हो गया, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जो सब स्टेज जब हो जाएगी ना, पहली सब स्टेज का बहुत प्रेशर होता है आपको कि भाई ना, और कुछ सीनियर्स कहते हैं कि पहली सब स्टेज अगर आपकी फेल होगी तो आपको हाउस जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारी फूलिंग की बातें होती है, इस पर यकीन नहीं करना है, ठीक है। तो ये लेकिन पहली सब स्टेज आपका इंप्रेशन बनाती है आपके टीचर के सामने, तो पहली सब स्टेज अच्छी देनी होती है। उसके अंदर ही सब बच्चों को, टीचर्स को पता चल जाता है कौन पढ़ने वाला है कौन पढ़ने वाला नहीं है। तो आपने पहली सब स्टेज के बाद आपने ना फिर साथ में ना फिजियोलॉजी और बायोकेम को स्टार्ट करना है, ठीक है। फिजियोलॉजी और बायोकेम जो है उसका मैंने आपको पहले बताया कौन कौन सी किताबों से किस किस तरह करना है, उसी तरह करना है। टीचर्स जो जो टॉपिक स्टार्ट कराते जा रहे हैं उसको वैसे वैसे करते जाना है। लेकिन चिल रहना है, यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय लाजमी करना है। ये नहीं करना कि बुक वॉर्म बन के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, चिल लाजमी करना है। यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन अब ना आपके पास आ गया, और हर यूनिवर्सिटी में ये होता है कि ना 2 ना महीने के बाद एक एग्ज़ाम आ जाता है। हमारे यहाँ पे उसको असेसमेंट्स कह देते हैं, कुछ जगहों पे ब्लॉक्स कह देते हैं उनको, मॉड्यूलर सिस्टम वालों में। तो वो जो असेसमेंट होती है ना, उससे 2 हफ्ते पहले आपने ना अपनी हर एंजॉयमेंट छोड़ देनी है और आपने सिर्फ से बैठ जाना है, दिन रात लगा के आपने उस असेसमेंट की तैयारी करनी है, ठीक है। अब उसके अंदर असेसमेंट के अंदर एनाटमी, फिजियो, बायोकेम तीनों होती हैं, तो आपको वो तीनों को दिन दे के उसकी अच्छे से तैयारी करके असेसमेंट्स, क्योंकि जो भी ये असेसमेंट्स या ब्लॉक्स होते हैं ना, इनका डायरेक्ट आपका प्रॉफ पे ना अफेक्ट जाता है आपकी इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के यूएचएस वालों के तो शायद उन्होंने, पीएमसी ने शायद 40 कर दिए थे नंबर, तो यानी ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसलिए आपको ये असेसमेंट्स बहुत अच्छी देनी है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना, और सीनियर से अच्छी बना के रखनी है, क्योंकि आपको जब डिप्रेशन होता है ना, तो सीनियर हैं जो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो सबसे गुजर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ों को किस किस तरह करना होता है। तो आप किसी भी सीनियर जो आपका दोस्त हो उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से हमारे पास बात स्टार्ट हो जाती है ऑनलाइन रिसोर्सेज की। कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा वीडियो, ताकि लंबी ना हो जाए, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप सुनते रहो, आपको समझ आती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। यानी आप ज़िंदगी सारी बैठी रहो लेकिन आपके लेक्चर्स नहीं ख़त्म हो रहे होते। ये इसलिए भी है, हमारी बारी में कोविड था तो कोविड में बहुत टाइम मिल गया था तो देख लिए थे, लेकिन ना आपको ना इसमें से अब हर लेक्चर नहीं देखना होता। अब सीनियर से पूछो कौन कौन से देखने हैं, जो सीनियर्स बताएं बस वही देखना है। जिस तरह मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स लाजमी देखने होते हैं। बाकी फिजियोलॉजी के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके लिए लाजमी डॉक्टर नजीब को देखना होता है। बाकी और किसी चीज़ के लिए डॉक्टर नजीब को फर्स्ट ईयर के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। निंजा नेट के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये ना यूएसएमएलई के ना पैटर्न पे बनते हैं, यानी हाई यील्ड चीज़ें जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ वही हाई यील्ड चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर बताते हैं। इसके अंदर ना फर्स्ट ईयर के अंदर इतना कोई खास निंजा नेट के लिए ना हेल्पफुल नहीं है। सेकंड ईयर में निंजा नेट बहुत हेल्पफुल है। मैंने सेकंड ईयर पूरी निंजा नेट से की है, तो निंजा नेट बहुत हेल्पफुल है सेकंड ईयर के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर इतनी नहीं है। लेकिन फिजियोलॉजी में ना फिर भी जिस तरह ब्लड हो गया, सीवीएस हो गया ना, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको निंजा नेट से करनी पड़ेंगी। मेडिको स्टडिंग स्किल्स जो है ना, ये एक है। इसके ये जो मेडिको स्टडिंग स्किल्स है ना, इसके अंदर से ना इसके अंदर इन्होंने ना गाइडलाइंस की भी बनाई हुई है वीडियोस, और ना एमसीक्यूज वगैरह की भी बनाई हुई है। तो वो पास पेपर के एमसीक्यूज वगैरह की, तो ये वाला चैनल जो है ना इन एमसीक्यूज और गाइडलाइंस, कॉन्सेप्चुअल सिनेरियोज वगैरह के लिए ये सही रह जाता है। फिर आ जाते हैं जो कि आपकी मेडिकल लाइफ को बहुत इजी बनाने के लिए हैं, सेल्फलेस मेडिकोज, ब्रेनलेस मेडिकोज। ये सेल्फलेस मेडिकोज वाकई में बहुत सेल्फलेस हैं, और ब्रेनलेस नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा ब्रेन है। तो ये सेल्फलेस और ब्रेनलेस आप यहाँ जो है ना, ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और आप इनकी वीडियोस ना छोटी होती हैं, यानी 4 मिनट की, 5 मिनट की, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की, और उसमें ये उतना ही अच्छा पढ़ा देते हैं जितना ये निंजा नेट वगैरह पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपने, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपसे लंबी वीडियोस नहीं देखी जाती घंटे घंटे की, सेल्फलेस ब्रेनलेस देखो, बहुत अच्छी समझ आ जाएगी आपको और टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत बेसिक अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स को डीपली रूट करवाना है, तो आपको डॉक्टर नजीब और निंजा नेट को देखना होगा, वरना आपको पेपर पास ये भी करा देंगे। तो इनकी भी वीडियोस देखो, बहुत अच्छी हैं इनकी।
उसके बाद आते हैं अब ना, जो मैंने मेजर बताया था फिजियोलॉजी के लिए, जो मेन ऑनलाइन रिसोर्स मैंने बताया था फर्स्ट ईयर के अंदर तुम MBS मीडिया लेक्चर्स ये लाजमी करना है, वो आपको बहुत अच्छे से कराता है। आपका गाइडेंस से जो ना रवानी आपकी गाइडेंस पढ़ने की बढ़ती है वो MBS मीडिया लेक्चर्स बनाता है, वगैरह ना अपना गाइडेंस पे बैठे रहते हो आपकी रवानी नहीं बन पाती। एनाटमी के लिए ना मैं रिकमेंड करता हूँ या तो TCML या फिर साथ में होता है असेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। ये वाला जो है ना, ये ना इंडिया का बंदा है और ना बहुत मेहनत करता है, यानी बहुत मेहनत करता है। यानी अगर एक टॉपिक जो है वो हो सकता था ना 20 मिनट में, उसके लिए ये 20 मिनट की वीडियो के लिए 8 घंटे मेहनत करता है। तो बहुत मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। याद रखो, आप अपने सीनियर्स की मेहनत से जितना फ़ायदा उठा सको ना उतना उठाओ, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। तो अब आप अगर उनकी मेहनत से फ़ायदा उठाओगे ना तो आप उससे आगे चढ़ोगे, वरना आपको फिर उतना ही सफ़र तय करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसी तरह आपको अपने आबा व अजदाद की बातें भी माननी चाहिए, तो उससे आपको पता चल जाता है। तो TCML को लाजमी देखो, ये बहुत अच्छे नोट्स भी बनवा देता है और वीडियोस भी बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं, आसान अल्फाज में सारी चीज़ें बता देता है। एनाटमी के लिए कुछ मसल्स के लिए ना, मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन जिस तरह मैंने बताई थी ना कि ये वाली, इनके लिए कैनहब की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। अगर कैनहब की वीडियोस नहीं भी देखनी ना तो ना यूट्यूब गूगल पे आप कोई भी मसल लिखते हो ना तो वो ग्रीन और ना ग्रे कलर की जो पिक्चर्स आती हैं ना वो आपका कैनहब की होती हैं। वही मैंने पिक्चर्स से ही मैं करता था, वो पिक्चर्स भी आसानी से आपको करा देती हैं। इसके अलावा आपको ना एनाटमी की चीज़ों को विजुअलाइज जो करना होता है ना, तो उसके लिए डॉक्टर जी भानु प्रकाश जो है ना, ये BD की लाइन्स पढ़ा रहे होते हैं, उसकी एनिमेटेड वीडियोस और ना ये सारा, तो ये बहुत अच्छा जो डॉक्टर जी भानु प्रकाश का चैनल होता है। बायोकेमिस्ट्री के लिए इतने ज़्यादा चैनल्स होते नहीं हैं, लेकिन ना इसका जो एक मुझे सबसे बेस्ट चैनल लगता है ना वो होता है डॉक्टर राजेश जम्भुलकर का। ठीक है, ये डॉक्टर राजेश जम्भुलकर का बहुत अच्छा चैनल है, इसको भी ना आपने ये ना इसके अंदर यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वीडियोस है ना वो इसी की होती हैं। इसके अलावा ना एक और है जो मुझे अभी सेकंड ईयर में मिला था, एंजॉय बायोकेमिस्ट्री, NJOY बायोकेमिस्ट्री, एंजॉय बायोकेमिस्ट्री, वो देखना। वो चैटर्जी से पढ़ाती हैं, लेकिन ना वो डॉक्टर तृप्ति हैं, इंडिया की हैं, लेकिन ना वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। यानी अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर वास्ट नॉलेज के अंदर जाना है उनको देखो, नहीं तो ये जो है ये वासुदेवन है एक, और साथ में वो सत्या, उनसे पढ़ा लेते हैं और अच्छा पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा, चीज़ें याद हो जाती हैं। बाकी ये AK लेक्चर्स थे, ये अगर किसी ने हार्पर वगैरह पढ़नी हो तो उसके लिए AK लेक्चर्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर लेना चाहो तो ले लो, वरना छोड़ दो। तो यहाँ तक थे हमारे ना सारे के सारे सोर्सेज। अब आपने क्या करना है, इन सारे सोर्सेज को सुन के जाना है यूट्यूब पे, पहले एक पेज पे लिख लो और बारी बारी जाके इन सबको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और ना इनकी प्लेलिस्ट्स वगैरह को देख लेना है कि ये हाँ मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिहाज से पढ़ना है। जब ये सारा का सारा कर लोगे तो आपका अब इस सारे जो पूरी वीडियो देखी है इसका पूरा का पूरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो अब मैं दोबारा अगर बता दूँ, हमने इसके अंदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमने पढ़ लिया है कि इसकी रेफरेंस बुक्स क्या हैं, गाइडलाइंस। आपने गाइडलाइंस ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ना डिफरेंट होती हैं, कि यानी AMC की अलग होती हैं, यहाँ निश्तर में HF चल रही होती है, बाकी मेडिकल स्टडिंग स्किल्स हो गई और ना डिफरेंट मेडिकल ग्लोब वगैरह की। तो जो आपको मिल जाए गाइडलाइन सारी तकरीबन अंदर बातें सेम होती हैं, सिर्फ ऊपर टैग चेंज होता है। तो आप उसमें वही उसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं जो कि पास पेपर में आए हुए हैं, तो वही। बाकी स्मार्ट स्टडी का मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी अपने आपको इंट्रोड्यूस करवा दो। और हाँ, मेरा नाम जो है वो है ऐसे नोड। ऐसे नोड में इसलिए ऐसे यानी शुएब असगर, तो ऐसे नोड में इसलिए कहते हैं क्योंकि ना जिस तरह ऐसे नोड आप लोग पढ़ेंगे कि ना वो हार्ट को ना इसका पंप करता होता है, उसका ना वो होता है हार्ट का ना वो पेस मेकर होता है। तो जिसलिए वो हार्ट का पेस मेकर होता है ना, तो मेरे क्लास फेलोज जो थे, क्योंकि मैं उनको गाइड करता होता था, तो वो कहते थे कि जिस तरह ना पेस मेकर होता है तो उस तरह तुम भी ना एक पेस मेकर हो हमारी क्लास के लिए। तो उन्होंने मुझे नाम दे दिया था काफ़ी ज़्यादा क्लास फेलोज ने ऐसे नोड का, वहीं से ये हो गया ऐसे नोड। तो अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी पोजीशन होल्डर, फर्स्ट पोजीशन होल्डर ऑफ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। फी अमान।